तो केमिकल काइनेटिक्स में जो है सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं कहाँ से, क्वेश्चन से। लास्ट क्लास में जो टॉपिक पढ़ा था उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन में देखोगे तो क्या कह रहा है कि एक रिएक्शन दे रखी है आपको, जो कि आपको दिख ही रही है, और इस रिएक्शन के अंदर आपको कह रहा है कि NO2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मोलर। ऑब्वियसली प्रोडक्ट है तो पहले कितना रहा होगा, 0, और अभी इतना बना है तो मतलब कंसंट्रेशन बढ़ गई है। और इसको बढ़ने में कितना समय लगा है, 4 सेकेंड लगे हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर मैं बात करूं तो डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ N2O5, यही NO2 दे रखा है, सॉरी, कंसंट्रेशन ऑफ NO2 कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻2 मोलर, और आपको टाइम दे रखा है कितना, 4 सेकेंड का टाइम दे रखा है। आप सुनना, मुझे निकालना क्या था, मुझे निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। सुना जानते, सबसे आसान तरीका तो होता है कि आपको जब भी रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, जो भी निकालना है, एक बार रेट एक्सप्रेशन लिख लिया करो, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। वैसे रेट ऑफ रिएक्शन सबसे लास्ट में पूछा है, बट अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे तो आपका काम थोड़ा सा क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन के लिए इक्वेशन लिखूंगा तो इक्वेशन क्या बन के आएगी, इसको देखना। रेट इज इक्वल टू, अगर हम बात करें तो रिएक्शन में पहले क्या है, माइनस का आएगा साइन, 1/2 डेल्टा N2O5 अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू कितना है भाई, 1/4 डेल्टा NO2 अपॉन में डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन में डेल्टा T। सही बात है, यही होगा एक्सप्रेशन। अगर आप इस एक्सप्रेशन से देख रहे हो तो आपको एक चीज मिल जाएगी, वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। ये डी है जिसको मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो यहां से रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। कैसे, मुझे इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, लेकिन इसके बारे में तो है। तो मैं अगर इसी का इस्तेमाल करूं तो R इज इक्वल टू, मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूं, अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं तो 1/4 एज इट इज आ गया, इनटू में डेल्टा NO2 कितना दे रखा है, 1.6 इंटू 10⁻⁻2 अपॉन में कितना, 4। सही बात है। अगर मैं ऐसा कर दूं, इसको 16 कर दूं और इनटू में इसको 10⁻⁻3 कर दूं, कोई दिक्कत किसी को, और नीचे भी कितना आ गया, 16। हाँ, तो 16 से 16 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और कट गया, कितना आया आंसर, 10⁻⁻3। सही बात है, मोलर पर सेकेंड। क्लियर बात। अच्छा देखो ध्यान से, यूनिट बहुत जरूरी है लिखना। अगर आपने यूनिट गायब किया तो टीचर और मैं नंबर गायब कर देंगे, ठीक है ना। तो मोलर पर सेकेंड, ये आया मेरा रेट। अब मुझे ये पता है कि मुझे निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2। तो जब निकालना होता है तो मैंने बताया था, ये जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट में, तो बस कुछ नहीं करना है। यानी ROF ऑफ NO2 इज इक्वल टू क्या, रेट इंटू में कितना, 4। तो भैया कितना आ जाएगा आंसर सीधा, 4 इंटू 10⁻⁻3 मोलर पर सेकेंड। सही बात है। अब मुझे ये किसका हो गया आंसर, ए का हो गया। बी का देख लेते हैं, बी में क्या पूछा है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2। अच्छा बताओ, इसे आए को स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, नहीं है, तो जो इसका फॉर्मेशन होगा वही रेट होगा सीधा। यानी रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सीधा रेट के बराबर, और रेट कितना है, 10⁻⁻3 मोलर पर सेकेंड है। और अगर मैं इसके बाद बात करूं सी पार्ट की, यानी क्या है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5, तो अगर मैं इसका निकालने जाऊंगा तो ये N2O5 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। तो मुझे पता है ROD ऑफ N2O5 इज इक्वल टू, रेट में मल्टीप्लाई किससे कर दूंगा, 2 से, तो सीधा 2 इंटू 10⁻⁻3 मोलर पर सेकेंड। यही आएगा ना भाई। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है N2O5 का, 2 है, मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिल गया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मिल गया। तो ये सारे आंसर हो गए। अगर मैं इस तरफ बात करूं ये वाले क्वेश्चन की, तो यहां क्या कह रहा है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ऑर्डर, अगर आपको रेट एक्सप्रेशन दे रखा है तो ऑर्डर कहां से मिलता है, जो पावर है उसको जोड़ने से। तो अगर मैं फर्स्ट की बात करूं तो n इज इक्वल टू क्या होगा,
1/2 प्लस 2 मतलब कितना हो जाएगा 5/2, यानी ऑर्डर कितना हो गया 5/2। अगर आप लिखना चाहो नीचे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/2। अगर मैं इसके बी पार्ट पे जाऊं तो आपको यूनिट दे रखी है, क्या दे रखी है यूनिट। और जब यूनिट दी हो तो हम इसको कंपेयर किससे करते हैं, ये ध्यान देते हैं ना, ये यूनिट इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, ऑन कंपेयरिंग, हाँ ऑन कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर किया है मोल 1 - n लीटर n-1 पर सेकेंड। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मोल पे 1 है, यहाँ मोल पे 1 - 1 है, अरे यहाँ मोल की पावर कितनी है 1, यहाँ मोल की पावर कितनी है 1 - n, तो बोल सकता हूँ 1 - n इज इक्वल टू कितना 1। तो अगर मैं ऐसे ले जाऊंगा मतलब n को उधर ले जाऊं तो 1 - 1 इधर हो जाएगा और उधर क्या आ जाएगा n, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया सीधा 0, मतलब ऑर्डर क्या हो गया 0। इसके बाद अगर हम बात करें तो सी वाले पार्ट में फिर से वही सेम ऑन कंपेयरिंग, तो ऑन कंपेयरिंग विद मोल 1 - n लीटर n-1 और पर सेकेंड, तो आप किसको लीटर को ही कर लो, कितना है n-1 और यहाँ लीटर कितना है 1 है, तो मतलब n-1 इज इक्वल टू कितना 1 हो जाएगा, तो n इज इक्वल टू सीधा क्या आ गया 2, मतलब कौन सा ऑर्डर हो गया सेकेंड ऑर्डर हो गया। क्लियर, तो यहां तक की बात हमने समझ ली, लास्ट क्लास में हमने यही पढ़ा था। अब चलते हैं आगे, हो गया ना, तो आगे चलते हैं और हेडिंग डालेंगे क्या, मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन। अगर हम बात करें बच्चे मॉलिक्यूलैरिटी की, तो मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है, किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने स्पीसीज या कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसे क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलैरिटी बोलते हैं। तो सिंपल शब्दों में इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या ब्रैकेट में रिएक्टिंग स्पीसीज, मॉलिक्यूल हटाई तो रिएक्टिंग स्पीसीज, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन, इन केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या होती है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी होती है। क्या होती है उसकी मॉलिक्यूलैरिटी। जैसे बड़े सिंपल शब्द में बोलूं, जैसे मान ली मैंने एक लिखा 2A + B गिव्स प्रोडक्ट, या C बोल दूं, चलो क्या मैंने लिख दिया प्रोडक्ट। आप बताओ A के कितने मॉलिक्यूल्स हैं 2 और B के कितने हैं 1, तो भैया सिंपल शब्दों में इसकी मॉलिक्यूलैरिटी कितनी होगी 3 होगी, बस इतना ही आसान है। मॉलिक्यूलैरिटी इज इक्वल टू कितना हुआ 3। इंपॉर्टेंट बात, मैं यहां लिख दे रहा हूं ब्रैकेट में एक चीज एलिमेंट्री रिएक्शन। अभी आप थोड़ी देर पेशेंस रखोगे कि एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती हैं, कुछ देर के बाद आपको बदल जाएगा क्या होती है एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है। तो एलिमेंट्री रिएक्शन अगर लिखी हुई है तो सिंपल शब्दों में हम मॉलिक्यूलैरिटी कितनी बता दी हमने 3 बता दी। तो किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने एटम्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं या मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या होता है मॉलिक्यूलैरिटी होता है। अगर हम बात करें बच्चे मॉलिक्यूलैरिटी की, तो मॉलिक्यूलैरिटी ओनली डिफाइंड फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, किसके लिए डिफाइन है एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं सिंगल स्टेप रिएक्शन। कितने स्टेप की रिएक्शन सिंगल स्टेप रिएक्शन, उसी को बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जो एक स्टेप में कंप्लीट हो जाए। और अगर हम बात करें तो कुछ बातें और कि मॉलिक्यूलैरिटी जो है
इज ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर। क्या होगी? हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगी। मतलब यहां ब्रैकेट में कैन नॉट बी जीरो फ्रैक्शनल और नेगेटिव। आप खुद सोचो, मैं कह रहा हूं कितने रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एक रिएक्शन हो रही है, आप करो 0 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कैसे होगी रिएक्शन? मतलब रिएक्शन में कितने लोग इन्वॉल्व हैं, वही है मॉलिक्यूलरिटी। और मैं कह रहा हूं कि 0 लोग इन्वॉल्व हैं, भाई रिएक्शन ही नहीं हो रही है। फिर आप मॉलिक्यूलरिटी बता क्यों रहे हो? सही बात है। यानी मॉलिक्यूलरिटी अगर बता रहे हो, इसका मतलब कोई ना कोई रिएक्शन हो रही होगी। और अगर कोई रिएक्शन हो रही है तो मॉलिक्यूलरिटी कभी 0 नहीं हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, पॉजिटिव में कुछ भी हो सकती है, लेकिन जो है फ्रैक्शन नहीं हो सकती। फ्रैक्शन नहीं हो सकती। और क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती और नेगेटिव नहीं हो सकती। क्लियर बात? इसके बाद अगर हम बात करें तो एक और चीज कि मॉलिक्यूलरिटी ऑफ 0 ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड या नॉट पॉसिबल लिख दो। अब 0 ऑर्डर एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब, एक बात सुनो ध्यान से, एक पॉइंट यहां लिखता हूं, इससे समझ में आ जाएगा। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इक्वल टू सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्शन। मतलब क्या कह रहे हैं? अगर आपके पास एक एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसमें जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उनको क्या कर लो? ऐड कर लो, वही क्या होगी? मॉलिक्यूलरिटी होगी। अब मैं कह रहा हूं एक और बात, जो ऑर्डर होता है ना बच्चे एलिमेंट्री रिएक्शन का, एक चीज मैंने बताई थी रेट लॉ पढ़ाते समय, कि जो ऑर्डर में हम ऊपर लिख रहे थे, जैसे हमने लिखा R इज इक्वल टू के ए की पावर x और b की पावर y लिखा था ना। और मैंने बोला था x और y कभी भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर नहीं होता है, एक्सेप्ट वन कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन छोड़ करके। और वो कंडीशन क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन है। अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है, मतलब एक स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो जा रही है, उस केस में जो स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे वो ऑर्डर के क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो अब मान लिया एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, एक क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन, तो उसका कुछ ना कुछ स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट होगा, तो ऑब्वियसली उसका ऑर्डर भी नहीं 0 हो सकता, उसका ऑर्डर कभी 0 नहीं हो सकता। और अगर हम बात करें, अगर ऑर्डर मान लिया आप थोड़ी देर के लिए 0 बोल भी दो तो उसकी मॉलिक्यूलरिटी 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि भैया 0 मॉलिक्यूलरिटी मतलब रिएक्शन ना होना, और रिएक्शन नहीं होना ये तो पॉसिबल ही नहीं। अगर रिएक्शन नहीं हो रही है इसका मतलब आप कुछ भी कैलकुलेट नहीं कर रहे हो, यानी कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर कुछ हो रहा है तभी आप मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करोगे, और अगर आप मॉलिक्यूलरिटी कैलकुलेट करने के लिए गए हो तो चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन 0 नहीं हो सकती। मैंने पहले ही बताया। हाँ, मॉलिक्यूलरिटी हाँ हाँ आसान है। एक बात और सुनना कि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की डिफाइन नहीं होती है। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन नॉट डिफाइंड। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होती है? ऐसी रिएक्शन जो बहुत सारे स्टेप्स में होगी, जो बहुत सारे स्टेप में होगी। अगर किसी रिएक्शन के अंदर बहुत सारे स्टेप्स हैं तो उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और ऐसी रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन नहीं होती है। तो सर क्या हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के जितने भी स्टेप्स होंगे हर एक स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी डिफाइन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब हर एक स्टेप की कर सकते हैं, लेकिन पूरे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी नहीं होंगी। ठीक है ना? सही लिख रहा हूं, ईच स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हैव सम मॉलिक्यूलरिटी। ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। यहां तक बात क्लियर?
और एक लास्ट चीज यहां लिख रहा हूं, मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3। मॉलिक्यूलैरिटी कैन नॉट बी मोर देन 3। अब मेरी बात सुना जानते, इसमें एक्सप्लेनेशन क्या दिया जाता है एक्चुअली में? आप एक लास्ट में इस चैप्टर के जाके पढ़ोगे टॉपिक कोलिजन थ्योरी। क्या पढ़ोगे? कोलिजन थ्योरी। अगर हम बात करें तो कोलिजन थ्योरी कहते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती क्यों है। जैसे मान लिया एक मेरे पास मॉलिक्यूल था HI का, एक मॉलिक्यूल दूसरा है मेरे पास, और ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में आके टकराएंगे। जब टकराएंगे तो इससे क्या होगा? बॉन्ड ब्रेक होगा और नए बॉन्ड बनेंगे। यानी जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेक डाउन हो रहा है वो क्यों हो रहा है? कोलिजन की वजह से हो रहा है। अब इन्होंने बोला कि एक साथ में कितने मॉलिक्यूल्स कोलाइड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो एक साथ में मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल इफेक्टिवली कोलाइज कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। इसको एक छोटी सी एग्जांपल समझते हैं हम रियल लाइफ के। ठीक, अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या कार है, व्हीकल। मैं कह रहा हूं कि एक ऐसे हमारे पास डब्बे वाली कार है, एक डब्बे वाली कार हमारे पास इधर से है। ठीक, मैंने इस कार को इस कार से टकरा दिया। ठीक है, प्रॉपरली एक कार दूसरे कार से टकरा जाएगी। ठीक, और हमने एक तीसरी डब्बे वाली कार लिया, इस कार को ले जाकर के हमने इससे टकरा दिया, ये भी टकरा जाएगी। सही बात है। लेकिन अब सुनना, मैंने एक चौथी कार लिया। क्या लिया? एक चौथी कार लिया और इस कार को लाके मैंने इधर टकरा दिया। अब मैं आपसे बस इतना क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ये बताओ मैक्सिमम कितनी कारें हैं जो एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं? एक दूसरे के डायरेक्ट कांटेक्ट में सबके 2 दिख रहा है। पहला तो ये इसके कांटेक्ट में है और नीचे वाले के भी कांटेक्ट में है, इधर वाले के कांटेक्ट में है, तो मुझे 3 दिख रही हैं। सुनो, मैं कह रहा हूं सबके कांटेक्ट में होना चाहिए। इधर देखो, मतलब अगर मैं इसकी बात करूंगा तो ये इसके सबके कांटेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, ऊपर वाला दिख रहा है, ऊपर वाली कार इसके और इसके कांटेक्ट में तो है, लेकिन इसके कांटेक्ट में है क्या? अगर मैं बात करूं इधर वाले की तो ये ऊपर वाले से तो है, लेकिन ऊपर वाली इसके कांटेक्ट में नहीं है। तो मैं कह रहा हूं जितनी भी कारें आपस में कोलाइड कर रही हैं सब एक दूसरे से कांटेक्ट में होना चाहिए, और सारे एक दूसरे से कांटेक्ट में हैं। ये सिर्फ कितने कारों के साथ पॉसिबल है? सिर्फ 3 के साथ। देख लो, सब एक दूसरे से कांटेक्ट में है। कांटेक्ट का मतलब सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं डायरेक्टली। अरे ये वाली कार इसको टच कर रही है, ये वाली इसको टच कर रही है, ये वाली इन दोनों को टच कर रही है, सब टच कर रहे हैं। अब मैं अगर लेके आ जाऊं ये वाली तो क्या होगा? सर ये जो हॉरिजॉन्टल दोनों है इसके साथ टच में तो आ जाएगा, लेकिन इस वाले के साथ कैसे कांटेक्ट में लाओगे? तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या हुआ? हाँ शांत रहो, देखो ये एग्जांपल है समझने के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि कहने का मतलब क्या हुआ कि एक साथ में मैक्सिमम 3 पार्टिकल इफेक्टिवली कोलाइड कर पा रहे हैं जो एक दूसरे से क्या आएंगे? कांटेक्ट में आएंगे। इसलिए ज्यादातर रिएक्शन के अंदर मॉलिक्यूलरिटी मैक्सिमम कितनी होती है? 3 होती है। 3 से ज्यादा मॉलिक्यूलरिटी बहुत रेयर होती है और बहुत सारे केसेस में पॉसिबल भी नहीं होती है। ठीक है ना? यानी एक साथ 4 कारें टकराएं और चारों एक दूसरे से कांटेक्ट में आ जाएं, ये बहुत रेयर केस है। लेकिन हाँ 3 हो सकता है एक साथ। अब एक क्या हो जाए? एक टकराए और सीधा ऊपर आ जाए। एक क्या आ जाए? ऊपर आ जाए। सही बात है, रोहित शेट्टी को ले आओ तो वो कर सकता है। तो ये बहुत रेयर केस है, लेकिन 3 एक साथ कोलिजन में आ जाए, ये क्या है? पॉसिबल है। ये पॉसिबल है। तो वही कह रहे हैं मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो सकती है? मॉलिक्यूलरिटी 3 तक हो सकती है, लेकिन 3 से ज्यादा हो मॉलिक्यूलरिटी, ये क्या होता है? बहुत रेयर केस होता है। ये क्या होता है? बहुत रेयर केस होता है। क्लियर? ठीक, तो बस इतना ही था मॉलिक्यूलरिटी वाला टॉपिक। आपको पता है मॉलिक्यूलरिटी में कुछ था भी नहीं, बस कुछ स्टेटमेंट थी, थोड़ी बहुत थ्योरी थी, पढ़नी थी। अब हमारे पास एक टॉपिक है केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन बच्चे हमारे पास 2 तरीके की होती हैं। सुनना, कितने तरीके की केमिकल रिएक्शन? 2 तरीके की। एक है एलिमेंट्री रिएक्शन। क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन। दूसरी है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन हम उन रिएक्शन को बोलते हैं जो रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट हो जाती हैं। रिएक्शन
which get completed in single step, यानी एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए। जबकि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन which get completed in मल्टीपल स्टेप, यानी ऐसे रिएक्शन बहुत सारे स्टेप में क्या होंगे, कंप्लीट होंगे। तो सुनना ध्यान से यहां पर। अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं तो जैसे मान लिया मेरे पास ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट सीधा क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। रिएक्टेंट से क्या बन जाएगा, सीधा प्रोडक्ट। लेकिन जब मैं आता हूं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर, तो अगर मान लिया मुझे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है, मैं क्या कर रहा हूं, ए से मान लिया डी बनाना है, मुझे क्या बनाना है, ए से डी, डी इज द प्रोडक्ट। तो अब ये डायरेक्टली नहीं बनेगा, इसके स्टेप होंगे। मैं लिख रहा हूं, लेट से हमारा ये स्टेप 1 है कि जहां ए से पहले क्या बन रहा है, बी बन रहा है। फिर हमारा स्टेप 2 है जहां बी से क्या बन रहा है, सी बन रहा है। और ये हमारा स्टेप 3 है जहां सी से क्या बन रहा है, डी बन रहा है। तो अगर आप देखो तो ए से डी जाने पर इसको कितने स्टेप लगे, 3 स्टेप लगे। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर 2, 3, 4 यानी एटलीस्ट 2 स्टेप होने चाहिए, 2 स्टेप से ज्यादा स्टेप्स हैं तो हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। अब सुनना, मान लेता हूं कि इस पूरी रिएक्शन के अंदर ये वाला स्टेप जो था ये स्लो था, ये कैसा था, स्लो स्टेप था। मतलब इस पूरे मैकेनिज्म में, पूरे रिएक्शन के अंदर एक स्टेप क्या था, स्लो था। और वो कौन सा, सेकंड स्टेप। वो जरूरी नहीं है कि सेकंड हो, मैंने मान लिया है, हो सकता है फर्स्ट हो सकता है थर्ड हो, आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। तो अगर मान लेते हैं कि सेकंड स्टेप क्या है, स्लो स्टेप है, तो इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं, RDS, मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी पूरी रिएक्शन का रेट किस स्टेप पे डिपेंड करेगा, इसी स्टेप पर डिपेंड करेगा, इसी स्टेप पर डिपेंड करेगा। ठीक, तो अगर हम बात करें तो RDS का फुल फॉर्म यहां लिख रहा हूं मैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। जबकि अगर मैं यहां बात करूं तो एक और बात याद रखना कि एक्सपोनेंट्स ऑफ रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, या इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। इक्वल टू स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, नोट करो इतना। अब इधर देखो, हाँ नोट कर, कुछ बातें लिखनी है। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कैन नेवर जीरो और फ्रैक्शनल, जीरो और फ्रैक्शनल। ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन कैन नेवर जीरो और फ्रैक्शनल। और पीछे हमने पढ़ लिया था कि मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर किसके लिए, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए क्या होता है, सेम होता है। यानी मॉलिक्यूलरिटी इज इक्वल टू ऑर्डर, ये किसके लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। किसके लिए है, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। अब बस मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आप लोगों से, अगर आप लोगों ने आंसर दे दिया तो मजा आ जाएगा बिल्कुल। हाँ अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, पहले एक क्वेश्चन लिख लें दो। कैलकुलेट, क्या 1 सेकंड के लिए पीछे करना, लो कर दिया, हो गया 1 सेकंड, वापस कर। कैलकुलेट
द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्री रिएक्शन। इफ आर इज इक्वल टू क्या है, के, ए की पावर एक्स और बी की पावर क्या है, वाई, एंड केमिकल रिएक्शन है ए प्लस टू बी गिव्स प्रोडक्ट। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं आप लोग इसका आंसर दो। कौन सा काम है, देखो ध्यान से इधर। ऐसे क्वेश्चन में, क्योंकि अभी हम जस्ट एलिमेंट्री रिएक्शन पढ़ रहे हैं, तो आपको शायद ये सब दिख गया होगा। जब आप पढ़ चुके होगे, एक आध दो दिन बीत जाएगा और फिर आप क्वेश्चन वगैरह कर रहे होगे या किसी टेस्ट में, एग्जाम में, तो ये सब नहीं दिखेगा आपको, ठीक है, क्योंकि फिर ध्यान नहीं रहेगा ना, अभी तो ताजा ताजा है तो याद है। तो अगर किसी रिएक्शन के अंदर ये एलिमेंट्री रिएक्शन वर्ड लिखा हुआ है, तो उसमें आपको याद रखना कुछ नहीं दिया होता है, मतलब कुछ गिवन ही नहीं होता। जैसे मान लिया आप आगे की जितनी भी, मतलब अगली क्लास में, अपकमिंग क्लासेस में आप कई सारे फॉर्मूले पढ़ोगे, कई सारी चीजें पढ़ोगे जो कि टोटली डिपेंड होंगी ऑर्डर पे। जब तक आपको ऑर्डर नहीं पता होगा तब तक आप वो फॉर्मूला या कैलकुलेशन नहीं कर सकते। तो एक रिएक्शन आपको देगा, उस रिएक्शन में सब कुछ दिया होगा, लेकिन आपको ऑर्डर कहीं नहीं बताया होगा कि कैसा ऑर्डर है। तो जब ऐसा कभी मिल जाए कि ऑर्डर आपको नजर ही नहीं आ रहा है, तो कुछ शब्द ढूंढने हैं। एक तो आपको एलिमेंट्री रिएक्शन ढूंढ लेनी है कि कहीं ये सब तो नहीं मेंशन है। अगर ये वर्ड मेंशन है तो देखना है कि एलिमेंट्री रिएक्शन तो है, अगर तो कहीं मॉलिक्यूलरिटी ने तो नहीं दी हुई है। अगर मॉलिक्यूलरिटी नहीं दे रखी है तो केमिकल रिएक्शन लिख के दिया है कि नहीं दिया है। और या फिर कई बार अगर मान दिया ये हमने रिएक्शन लिख के दे दिया और हमने यहाँ देखो ऑर्डर कहीं नहीं मेंशन किया है, बट हमने पूछ लिया ऑर्डर बता दो, तो मैंने आपको क्या बताया कि जो रेट लॉ का एक्सपोनेंट होता है वो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होता है। तो भैया ए का एक्सपोनेंट क्या है, एक्स, तो एक्स शुड बी इक्वल टू द स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ ए। तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, और वाई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। अगर मुझे ये पता चल गया तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के, ए की पावर 1 और बी की पावर कितना, 2। और हमें पता है ऑर्डर कैसे निकलता है, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 + 2, यानी सीधा कितना आ गया, 3, यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है। क्या है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर बात। तो कहने का मतलब एलिमेंट्री वर्ड याद रखना है कि अगर नहीं कहीं दिया हुआ है तो आपको फाइंड आउट कर लेना है। हम बात करें, अगर मैंने देखो यहां पर इतना कुछ करके भी दिखाया, जरूरत भी नहीं थी, आप चाहते तो इसी दोनों को ऐड करते 1 + 2 और सीधा बता देते कि सर कौन सी ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की। कौन से ऑर्डर की है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन। ये एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए होता है। हाँ, अब एक छोटी सी रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा। मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूं, आपको फाइंड आउट करना है। इधर देखना, सुनो ध्यान से। एक रिएक्शन है 2NO + 2H2 गिव्स N2 + 2H2O। ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या, एक अभी बताता हूं ना, ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। बता दिया आपको, क्वेश्चन है यहां पे, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, मैं बोल रहा हूं, भरोसा कर लो कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और मैं नीचे लिख रहा हूं मैकेनिज्म। ऑब्वियसली अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो रिएक्शन के मैकेनिज्म होगा, सही बात है ना। कि रिएक्शन प्रोसीड कैसे की है, दैट इज स्टेप 1 ऑफ द रिएक्शन। इस रिएक्शन का जो स्टेप 1 दे रखा है वो दे रखा है 2NO N2O2, और यहां लिखा है फास्ट। क्या लिखा हुआ है, फास्ट। उसके बाद स्टेप 2 दे रखा है N2O2 +
H2 gives N2O प्लस H2O और यहां दे रखा है स्लोप। स्टेप 3 दे रखा है आपको N2O प्लस H2 gives N2 प्लस H2O और ये भी क्या दे रखा है फास्ट। सही बात है। और आपसे पूछ रहा है राइट रेट लॉ एक्सप्रेशन। क्या लिखना है? रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। और दूसरा पूछ रहा है फाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी इस रिएक्शन का क्या फाइंड करना है आपको? ऑर्डर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? ऑर्डर फाइंड करना है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। एक एलिमेंट्री रिएक्शन का तो बड़ा आसान होता है ऑर्डर फाइंड करना, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का कैसे फाइंड करेंगे उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, तो एक बार समझना, उसके बाद फिर आराम से आपको इन फ्यूचर बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। वैसे बहुत कम आता है ये टॉपिक, लेकिन यह है कि अगर आ जाएगा तो पता होना चाहिए आपको कैसे सॉल्व करते हैं। आपको बहुत सारे स्टेप दिए रहेंगे। आपको पता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन होता है? स्लोप। तो मतलब ये वाला क्या होगा? RDS होगा। मतलब रेट इसी के हिसाब से लिखा जाएगा। पहली बात, रेट इसी के हिसाब से लिखा जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं R इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ N2O2। अच्छा एक और बात बताऊं मैं, जितने भी स्टेप्स होते हैं ना एलिमेंट्री कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के, हर एक स्टेप खुद एलिमेंट्री होता है। अरे है तो सिंगल स्टेप ही, मतलब सब सिंगल स्टेप है। ईच स्टेप ऑफ ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज एलिमेंट्री। सिंगल स्टेप ही तो है। तो मतलब अगर मुझे इसका रेट लिखना है तो इसमें पावर में कौन जाएगा? इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही जाएगा 1। तो 1 तो नहीं लिखूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। और यहां क्या है? H2। सही बात है, यही होगा। और इस हिसाब से अगर हम ऑर्डर बताने जाएंगे तो हम क्या करेंगे? सर n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 2। ऐसा करेंगे। सही बात है। तो हमारा ऑर्डर क्या निकल के आया? 2। बट जो ये ऑर्डर निकल के आया है ये 100% गलत है। हाँ, इसीलिए लिख रहा हूं ताकि ये गलती ना करो दोबारा। पहली बात मेरी सुनो ध्यान से, जब भी रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखोगे तो ये क्या है बच्चे? ये प्रोडक्ट नहीं है, रिएक्टेंट नहीं है, ये तो इंटरमीडिएट है ना। ये क्या है? इंटरमीडिएट है। क्या है? इंटरमीडिएट है। तो सुनना ध्यान से, इंटरमीडिएट मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। मस्ट नॉट बी प्रेजेंट इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। अच्छा RLA लिख दूंगा थोड़ा। अच्छा RLE रेट लॉ एक्सप्रेशन, मतलब इस एक्सप्रेशन में इंटरमीडिएट नहीं होना चाहिए। तो पहला काम तो इसको हटाना पड़ेगा। जब इसको हटाऊंगा तभी रेट निकाल सकता हूं। और जब भी एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन आएगी तो याद रखना, एक रिएक्शन हमेशा आपको दी होगी, एक रिएक्शन हमेशा आपको दी होगी जो इक्विलिब्रियम में होगी। आपको मिल गई? ठीक। तो अगर हम बात करें तो इससे अगर हम लगाएंगे कि इक्विलिब्रियम निकालते हैं, तो हमने क्लास 11 में पढ़ा था प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन लगाऊंगा तो कंसंट्रेशन ऑफ N2O2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ NO, और इसके आगे क्या है? स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है। ये 11th का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते थे? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे, और जिसके आगे जो नंबर लिखा हुआ है उसको पावर में लगाएंगे। तो उसके आगे हमने क्या लगा दिया? पावर में। मुझे पता है मुझे हटाना क्या है? N2O2 को हटाना है। N2O2 को हटाना है तो यहां से N2O2 निकाल लूं तो क्या आ जाएगा? N2O2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? K ब्रैकेट में NO स्क्वायर। आ गया। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लूं तो अब मैं बोल सकता हूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड
सेकेंड। अगर मैं N2O5 की जगह वैल्यू उठा के रख दूं, अच्छा ये क्या है, K इक्विलिब्रियम है, ध्यान रखना इसको, ठीक ना। तो अब सुना ध्यान से, तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N2O2 की जगह मैं ये रखूंगा, ये तो हमारा ऐसे ही है, यहाँ क्या रखा, K इक्विलिब्रियम रखा, सही बात है। उसका दिए वैल्यू कंसंट्रेशन ऑफ NO का होल स्क्वायर, और उसका दिए क्या था, H2 था, क्या था, H2 था। अब सुनो, अब आप लोग परेशान हो रहे होंगे कि आपके दिमाग में ख्याल आएगा, सर ये दोनों है तो कांस्टेंट ही, ये भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो दोनों कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे तो एक नया कांस्टेंट बन जाएगा, उसको हम क्या बोल देंगे, K डैश बोल देंगे। तो क्या हो गया, K डैश, और यहाँ क्या हो गया, NO का होल स्क्वायर, और यहाँ H2, सही बात है। अब ये मेरा हुआ रेट लॉ। अब बताओ क्या इसमें कोई इंटरमीडिएट है, नहीं है, इंटरमीडिएट नहीं है, मेरे पास रिएक्टेंट है, मेरे पास क्या है, कहाँ गया, NO है, H2 है, रिएक्टेंट है, सही बात है। अब अगर मुझसे ऑर्डर कोई पूछेगा तो मैं क्या बोलूंगा, 2 + 1 यानी ऑर्डर कितना आ गया, 3 आ गया। यानी अब अगर मैं ऑर्डर निकालूंगा तो ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2 + 1 यानी कौन सा ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर की रिएक्शन है। तो यानी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का जब ऑर्डर निकालना होगा तो आपको एक और चीज क्लास 11 का इक्विलिब्रियम वाला कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना पड़ेगा, जो वैल्यू यहां से रिप्लेस करना चाहते हो वो वैल्यू फाइंड आउट करोगे और ले जाके मेन रिएक्शन में क्या कर दोगे, स्लो स्टेप वाली रिएक्शन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, और इसके बाद जो इक्वेशन आएगी उसके हिसाब से क्या निकालोगे, ऑर्डर निकालोगे। तो ये क्या है, ऑर्डर ऑफ फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, नोट डाउन करोगे इसको।